बैग में माइंस रख देता था और पानी रख देता था, लेके जाओ। हमें एक बंकर में 3 दिन अकेले ही छोड़ दिए गए थे, अकेले, उसी में नहीं खाना नहीं पीना कुछ भी नहीं। एक ट्रक आया शाम के टाइम, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती हमको बिठाला, हमें यूक्रेन के अंदर उन्होंने मिडिल ऑफ द नाइट उन्होंने उतारा वहाँ पे। मतलब और डाउट होने लगा कि हम लोग कहाँ जा रहा है, लग रहा है कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, लग रहा है बहुत ख़राब जगह लेके जा रहे हैं। उन्होंने ना ट्रेनिंग की थी, ना उनको कुछ पता था, ना कुछ था, उनके हाथ में गने दे के आगे भेज दिया उनको। कौन सोचेगा सर 3 महीने में ट्रेनिंग देके या 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग देके किसी को जंग में डाल सकता है कोई। एबीपी न्यूज जब मिसिंग 14 की तलाश में रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा तो यह अंदाजा होने लगा कि लापता बेटों के इन हालात के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसका जाल पूरे भारत में फैला है। एजेंट्स जो हैं उन्होंने हमको सिर्फ कुछ पैसों के लिए रशियन गवर्नमेंट को भेज दिया था। उनको सपने दिखाए बड़े बड़े, वहाँ पे जाके फिर गन पॉइंट पे उनको आर्मी ने धकेल दिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ज़्यादा जो स्कैम है इसी चीज़ का ही है। 10-12 लोग बाहर ही खड़े हैं, वो रशियन ही थे। इंडिया से बंदे उठाते हैं और रशिया में डंप करते हैं। पूरा पैसा वो लोग खा लिया है एजेंट लोग। सरकार से यही कहेंगे कि इन लोगों को पकड़ा जाए। बहुत लोगों का यहाँ पे बॉडी भी आ गया है। हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था हमारा कोई बच्चा जैसे जाके वहाँ पे, हमारे इतने बड़े सपने ही नहीं थे सर। मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मगर मैं दूसरे देश में जाकर धोखे से मुझे बुलाएं तो ये काम मैं नहीं करने के लिए तैयार हूँ सर। एतबार की वजह से हमने भेज कर बर्बाद हो गए बेटा। हमारी यही मिनती, हाथ जोड़े यही मिनती है, सरकार हमारी मदद करे। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस यूक्रेन बॉर्डर होते हुए एबीपी न्यूज की स्पेशल टास्क टीम भारत पहुंची इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि भारतीय रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ रहे हैं और उन्हें धोखे से इस युद्ध में लड़ाने के पीछे असली साजिश क्या है। रूस को इस युद्ध में इंडियन सिविलियंस की जरूरत क्यों है। रूस गैर फौजी भारतीयों को यूक्रेन बॉर्डर पर मौत के हवाले क्यों करना चाहता है। भारत और विदेश में बैठे इमिग्रेशन एजेंट्स रूस की इसी सोच और वहां के नियमों का क्यों और कैसे फायदा उठा रहे हैं। ऑपरेशन बेटा के आखिरी चरण में मासूम भारतीयों को मौत के मुंह में धकेल देने वाली गहरी साजिश की परतें एक एक कर खुलने लगी। जगदीप, मैनू अंकी दे बंदियां ने फड़ लिया है, मेरा पासपोर्ट खोलिया है ते कुटदे आ। 2 दिन हो गए ने रोटी नहीं दित्ती मैनू। ठीक है, 4 लाख रुपया मंगदे आ। अंकित दे डोंकर आ। ठीक है, जे मैनू का हो गया अंकित, संदीप, गौरप्रीत, ये 3 जिम्मेवार आ।
आज बाहर खड़े हैं, ठीक है ना, कोई जगह नहीं बैठने ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਿਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਗੁਰਬੀਤ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਟੈਕਸੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਓਕੇ। ऑपरेशन बेटा की जांच में पता चला कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को धोखे से धकेलने वाले गिरोहों का जाल पूरे देश में फैला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्थानीय स्तर पर ऐसे गिरोह एक्टिव हैं जो मासूमों को रूस में नौकरी का लालच देकर अपना शिकार बनाते हैं। इस साजिश में कई ट्रैवल एजेंट्स भी शामिल रहते हैं। जो एजेंट्स थे बाबास ब्लॉक, जिनका नाम है फैज़ल, उनकी एक टीम है जो मुंबई से भी ऑपरेट करती है, सुफियान एंड पूजा। उनके थ्रू हमने अप्लाई किया और उसमें उन्होंने 350,000 इंडियन रुपीस हमसे चार्ज किए पर कैंडिडेट। सुफियान बाबा सर, सुफियान है इसका असल पे नाम। ये चलाता है सर दुबई से। यहाँ पे इसके थे कुछ 2-3 एजेंट थे। एक था मोइन, हाँ, एक थी लड़की पूजा, उसका नाम तो मुंबई में थे। कुछ इनके थे चंडीगढ़ में सर, जो चंडीगढ़ से भी इन्होंने ऑफिस खोल रखे थे। वहीं यबलोचकोवा एक जगह है मॉस्को के अंदर, जो वॉकिंग डिस्टेंस है हेड ऑफिस का, आर्मी ऑफिस का 15 मिनट्स का। हमें वहाँ पे रिसीव करने के लिए नाइजिल एंड द रमेश और द थर्ड वन इज़ संतोष, जो कि नेपाल ओरिजिन के हैं। इन तीनों लोगों ने हमें वहाँ से रिसीव किया। मामा का जो मित्र या जो उनके ऊपर का जो एजेंट था, जिसका नाम सुमित है, जो दिल्ली में उसका ऑफिस है, उसी के माध्यम से ये लोग सभी लोग गए। दुष्यंत जैसे कि वो रसिया में ही रहते हैं, उनका वहाँ पर होटल है, वो मैनेजर है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जब वो सुमित दिल्ली आ जाते थे तो दुष्यंत को एटीएम देकर आते थे, मतलब वो दोनों लोग निकाले हैं पैसे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेलारूस में, तो वहाँ सुमित के कुछ आदमी वहाँ पे थे। वो लोग आए रिसीव करके हम लोगों को लेकर वो लोग बस से गए। 15-20 दिन बाद इन्होंने मेरे से बात की कि एजेंट के बारे में कुछ पता कीजिए। वो बुल्लेवाल प्लथ पंजाब के ही थे, कपूरथले के थे बेसिक, जो उनका पीछे का जो। और मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये 4 बंदे यहाँ पे रल के मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये 5वां बंदा जो इधर था अंकित डोंकर। तो फिर जब मेरे को पता लग गया भी अभी ये डोंकी का काम कर रहे हैं, तो मैंने इनसे खुल के बात करनी शुरू कर दी। मैं पुलिस के पास जाऊँगा, अपने ये बयान हालात आपने जो हैं वो दर्ज कर बताएँगे पुलिस को। तो ये इनको जंगल में उतार के सेंट पीटर्सबर्ग 700 किलोमीटर दूर जंगल में उतार के इनको भाग गए वहाँ से। और 5 बंदे -17 से 18 डिग्री में ये 3 दिन इन्होंने निकाले। आज बाहर खड़े हैं, ठीक है ना, कोई जगह नहीं बैठने ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਿਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਗੁਰਬੀਤ ये चारे बंदे जिम्मेवार है, ठीक है। जैसे ही सेंट पीटर्सबर्ग शहर वापस ये एंटर होने में अभी 150-180 किलोमीटर बाकी थे, अंकित डोंकर का फ़ोन आता है मेरे को। फिर लेके आ रहा है उनको सेंट पीटर्सबर्ग में। जैसे ही आएंगे कहता है गोली मार दूंगा मैं। पीछे से भट्ट रौला पा रहा है, जो पाकिस्तानी एजेंट था, टेंशन ना ले, तूने हमको पैसा नहीं दिया, मैं इनको उड़ा दूंगा। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको कैसे पता लग गया कि ये वापस आ रहे हैं। ये गया यहाँ से 10 दिसंबर को बैंकॉक। जब इसका सारा वहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया, 10 दिन ख़त्म हो गए, तो ये नहीं रुका। इसने कोई ना डॉक्यूमेंट्स लिया किसी लड़के से जो आर्मी में जाने के लिए, इसको रोक के ना वहाँ पे कहीं भी एयरपोर्ट पे। भारत के छोटे छोटे शहरों
और गांव देहात के मजबूर लोगों को रूस भेजने वाले एजेंटों का एक ठिकाना दुबई भी है। दरअसल भारत और यूरोप के बीच दुबई एक ऐसा गेटवे है जहां से दुनिया भर में बड़े बड़े कारोबार ही नहीं, क्राइम को भी ऑपरेट किया जाता है। भारत से दुबई ज्यादा दूर नहीं है और बहुत से एजेंटों के लिए अपने काले कारनामों को यहां से अंजाम देना आसान है। लिहाजा कुछ भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में फंसाने वाला बाबा ब्लॉग्स एजेंट दुबई से ही ऑपरेट कर रहा था। जो एजेंट्स थे बाबास ब्लॉग, जिनका नाम है फैज़ल, उनकी एक टीम है जो मुंबई से भी ऑपरेट करती है, सुफियान एंड पूजा। कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पे देखो लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे इतनी जॉब्स है, आप आ जाओ यहाँ पे कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। उसने वीडियो बहुत से बना के डाले हैं अपने पेज पे। सुफियान है इसका असल पे नाम। दो तीन लड़के क्या, वहाँ पे बहुत सा ग्रुप है सर इनका। ये छोटा ग्रुप नहीं है सर। ये नहीं है कि इंडिया के लड़कों को लेके जाते हैं, काफ़ी सारे, जैसे नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, हर देशों से आते हैं लड़के सर। ये सबको लेके, जैसे बहुत, मैंने बोला ना सर, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस पे काम कर रहा है। ये जो एजेंट्स हैं, ये नेटवर्क इंटरनेशनल है। ये नेटवर्क जो है एजेंट्स का और अनस्क्रूपलस आदमियों का, अधिकारी लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो या कहीं और हो, उनका ये बहुत वाइड स्प्रेड है। जब तक ये काबू में नहीं आएगा ये सिलसिला चलता रहेगा। गौर करने लायक एक बात और, भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में फंसाने वाले अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स ने अलग अलग रूट्स का इस्तेमाल किया। किसी को डायरेक्ट मॉस्को भेजा, किसी को बेलारूस के रास्ते, तो किसी को सीधे सेंट पीटर्सबर्ग। हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो उसके बाद में हम लोग संत पीटर्सबर्ग में गए। संत पीटर्सबर्ग में हम लोग 16 तारीख को पहुंच गए थे। हम लोगों का मतलब वहाँ से फ़्लाइट कराया दिल्ली से। वहाँ एक बेलारूस करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेलारूस में, वहीं पे लैंडिंग हुआ। वहाँ पे हम लोग का लैंडिंग हुआ रात के टाइम में। कुछ आदमी वहाँ पे थे, वो लोग आए रिसीव करके हम लोगों को लेकर वो लोग बस से गए, और बस से ले जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को एक होटल में रखे। बंदे लैंड हो गए वहाँ पे, रशिया उतरे और मॉस्को जो था, मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम मॉस्को उतरे हैं ये। इन्होंने गाड़ी लगवाई, गाड़ी लेके ये चले गए इनको बेलारूस। जो दूसरा ग्रुप गया उसको छोटे से होटल में ठहरा दिया जाता है मॉस्को में, और इनको वहाँ से बुला लिया जाता है। भारत से विदेशों में नौकरी के लिए या फिर वहां की नागरिकता दिलवाने का वादा करके हजारों भारतीयों को डंकी रूट के जरिए भेजने वाले गिरोह लंबे वक्त से सक्रिय हैं। लेकिन किसी दूसरे देश का युद्ध लड़वाना, मानव तस्करी का एक बदलता हुआ चेहरा सामने आया है। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे बेहद शातिर और पत्थर दिल इंसानों की क्रूर मानसिकता नजर आती है। यहाँ से जो सुमित थे वो हम लोगों से 2 दिन पहले ही चले गए थे। उसके बाद में वहाँ हम लोगों को पिकअप किया गया। पिकअप करने के बाद वो लोग लेकर गए, हमें आर्मी थी उनके यहाँ लेकर गए। एग्रीमेंट पेपर था, वो पेपर मिला हम लोगों को। बोले कि आप लोग इस पर साइन करो। तो हम बोले कि भैया ये किस चीज़ का है? तो कह रहे थे कि आप गार्ड की नौकरी के लिए आए हो, तो क्या दिक्कत है आपको साइन करने में? मुझ पे विश्वास है कि नहीं है? दुष्यंत भैया को फ़ोन लगाएं, जैसे विनोद भाई लगाएं। राकेश जाने के लिए नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा देखिए भाई, आप लोगों को गोली वोली नहीं चलवाना जाएगा वहाँ पर, आप लोग बंकर का काम करेंगे, नहीं तो गाड़ी लोड करेंगे आप लोग, जो बम उम वगैरह होता है, हथियार वथियार। आर्मी लोग मतलब अपना ट्रेनिंग ले रहा है, तो हम लोग सोचे यार कि हम लोगों को भी लगता है इसी में डाला है ये। सुमित को कॉल किया तो सुमित बोला कि ऐसा कि तुम्हारा वहाँ 10 दिन का ट्रेनिंग चलेगा,
तुम्हारा 10 दिन का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुमको अच्छा जगह कंपनी में या कहीं शहर में तुम्हारा ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड का लगा दिया जाएगा। दो हफ्ते से कोई की ट्रेनिंग से कोई जवान नहीं बनता है। हथियार चलाना, शायद ज़्यादा से ज़्यादा एक माइन लगाना या माइन को उठाना, ये उनको सिखलाकर आगे भेजा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही, क्योंकि आपने एक आदमी का दाम लगाया और एक आदमी को जानबूझ के मौत के कुएं में डाल दिया। एक ख़ास चीज़ है रशिया की कि उनकी जो डेमोग्राफी है बड़ी कमज़ोर है। 144 मिलियन की उनकी जनसंख्या है और वो रिसीड कर रही है। इनके पास मैन पावर जो होता है, यंग मैन पावर, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं रहता, तो इसलिए उनको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि किसी और तरीके से भी लड़ाई लड़ी जाए। इसी चीज़ को पहचान करते हुए रूस ने देखा है और चाहा है कि कम से कम रूसी मरे, ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉरियर्स जहाँ से भी आए, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री से आए, कहीं से भी आए, वो रूसी ना मरे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। ये लोग जो हैं, इनको मैं अंग्रेजी में जो कहते हैं कैनन फॉडर, ये कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, हौसला अपना ही बढ़ाने के लिए। कि देखिए मैन पावर तो है हमारे पास, अगर 5 लाख की फौज चाहिए उनको, उसमें से 1 लाख जो है अनट्रेन्ड मैन पावर है, उनको पहले सामने खड़ा कर दो, कैजुअल्टीज की कोई फिक्र नहीं। दरअसल रूस की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बेहद सोची समझी साजिश के तहत देश के कोने कोने से मासूम भारतीयों को फंसाया गया। उनकी मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाया गया और उन्हें रूस में नौकरी के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन ये सपना हकीकत से कहीं ज्यादा डरावना साबित हुआ। वो रशियन आर्मी के कमांडर्स थे, हमारे जाते ही उन्होंने पासपोर्ट ले लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं ये भाग ना जाए वहाँ से, इसलिए उन्होंने हमारे साथ साथ कुछ नेपाली लोग थे, उनके भी पासपोर्ट लिए थे। यहाँ से तो गए, उनको सपने दिखाए बड़े बड़े, वहाँ पे जाके फिर गन पॉइंट पे उनको आर्मी ने धकेल दिया सर। और दूसरे तीसरे दिन मेरे को इनको भी पैसे डालने पड़ते थे किराए के लिए भी, तुम क्योंकि वो दिसंबर में आपको महीना मालूम है कितनी ठंड होती है, और इन्होंने 2-2 रातें बाहर निकाली हुई हैं होटल से। ये ज़रूर बोला था हमारे एजेंट्स ने कि आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिलेगी, और अगर आप काम करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी और आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सर उन्होंने हमें कभी नहीं इस बारे में बताया था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होनी है वो आर्मी के साथ होनी है, तो ये माइंड में कहीं सवाल नहीं था कि आर्मी के साथ हम लड़ने वाले हैं। और उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो ये किए थे, आपको INR 1.5 लाख रुपीस पे किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे, अकोमोडेशन मिलेगा, फूड मिलेगा, एंड हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको सिटीजनशिप भी मिले। मुझे यही लगता है कि जो 2.5 लाख उन्होंने बोला ना सर, 2.5 लाख के चक्कर में वो फंस गया सर। मैंने झगड़ा किया घर पे, नहीं इसको पैसे दो, ये जाएगा, इसकी लाइफ बन। मैंने भी तो ऐसे गलत के लिए थोड़ी सोचा था सर, मैंने सोचा चलो भाई है जाएगा, इसकी लाइफ बन जाएगी। हमने जो नहीं देखा, हमने जो नहीं किया, ये देख रहा है, चलो शुक्र अल्लाह का, उसमें भी खुश थे हम। माँ को अगर ये पता चल जाए ना सर, उसको कुछ ऐसा गलत उसके साथ हुआ, मर जाएगी वहीं पे सर। मुसीबत नहीं सर। ठग एजेंटों के एक और गिरोह का पता चला, जिसमें उनका मोहरा बना एक लोकल एजेंट। हमारे पिछले एपिसोड में आपने रूस यूक्रेन बॉर्डर पर लापता विनोद यादव का नाम तो सुना होगा। विनोद वही मोहरा है जिसने अपने रिश्तेदारों और पहचान के कुछ लोगों को रूस जाने के लिए राजी किया, और सबके साथ वो खुद भी ठग एजेंटों के जाल में फंस गया।
घर पर विनोद आए थे। आने के बाद वैसे आते जाते थे। आने के बाद बोले कि बहुत अच्छा है, काम है और सिक्योरिटी में काम है, कोई ऐसा तैसा काम नहीं है। ऐसा है, अम्मा जी हमको भेज दो बाबू को और अच्छा कमाएगा, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, आपकी गरीबी भी हट जाएगी। विनोद मेरे दोस्त भी थे, वो उन्होंने कहा कि भाई रसिया में एक जॉब निकली है जो गार्ड की नौकरी है और 2 लाख रुपए सैलरी है, चलोगे मेरे साथ? मैं भी साथ में चलूँगा। जो मेरे खास हैं सिर्फ वही लोग जाएंगे। विनोद यादव से एजेंट से बात किया कि भाई कहीं लगा दो अच्छा जगह देखकर। ये कॉल किया मेरे को और बोला एक रसिया का बहुत अच्छा ऑफ़र आया है। मैं बोला क्या है? बोलता है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है। मैं बोला यार मैं तो सिंगापुर जाने के लिए दिया था पैसा और सब कुछ बात हुआ था। तो बोला नहीं इसमें अच्छा है, इसी में चलो, 1 साल का तुम्हारा एग्रीमेंट भी रहेगा, इसी में चलो और अच्छा से वहाँ से कमा के फिर अपना चले आना। जो हमारे सग मामा हैं विनोद यादव जिनका नाम है, हमारे फादर का नाम कन्हैया यादव है सर। ये लोग 16 जनवरी 2024 को यहाँ से रूस गए। बेरोजगारी है जो सर, गरीबी है, इसके वजह से वो सोचे कि हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, तो कुछ हम कमा लेंगे तो हमारे बच्चों को हो जाएगा रहने खाने का व्यवस्था। पहले तो यही काम करते थे, देश विदेश भेजने का काम पहले करते थे, लेकिन इस समय वो बोले कि हम भी जा रहे हैं और आपको चलना हो तो देखिए अच्छा जॉब है। मतलब ये सब जब मिले बोले कि विनोद भाई उधर सिक्योरिटी गार्ड का कुक का काम है और आप चले जाओ, आपका जो है आपकी मदद हो जाएगी, आप कमा लोगे, अपना कर्जा भी भर लोगे। मामा के साथ राकेश, धीरेन्द्र, अजहरुद्दीन, उमेश्वर, दीपक, रामचंद्र, अरविंद, हमारे फादर कन्हैया यादव, सुनील यादव, श्याम सुंदर, ये सभी लोग गए। और पंजाब के एजेंटों ने तो फरेब की सारी हदें पार कर दी। अंकित डोंकर और संदीप हंस ये मामा भतीजा थे और इनका एक और भतीजा जो बोल रहा था खुद को गुरप्रीत सिंह, जो शुरुआत में मेरे को मिला था। और इसका चौथा भाई अंकित का जशन, अंकित डोंकर, और उसके साथ था एक पाकिस्तानी एजेंट भट्ट है उसका नाम, पूरा नाम नहीं है मेरे को मालूम है क्या नाम है उसका। गुरप्रीत सिंह से बात हुई थी मेरे से पहले। उसके साथ था संदीप हंस। मेरे पास आए 3 बंदों के, इन्होंने मेरे को बीजे दिखाए। तो उसी टाइम इन्होंने मेरे से मांगे 4 लाख रुपए। तो रशिया उतरे और मॉस्को जो था, मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम मॉस्को उतरे हैं ये। उसके बाद मेरे को ना तो कॉल आई उसकी 2 महीने। जब भाई का पता किया तो 3 मार्च 2024 को मेरे को कॉल आ रहा है कि मेरे को ठग एजेंट ने रशिया आर्मी में भर्ती करवा दिया है ज़बरदस्ती से। ਜਗਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲਿਆ ਆ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਡੌਂਕਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਕਿਤ, ਸੰਦੀਪ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ऑपरेशन बेटा, रूस यूक्रेन युद्ध में लापता बेटों को खोजने और उनकी भारत वापसी की एक सच्ची कोशिश है। जैसे जैसे एबीपी न्यूज के स्पेशल टास्क का ये ऑपरेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे एक बात साफ होती जा रही है। भारत के धोखेबाज ट्रैवल एजेंट अपने लोकल और इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार की नजरों में धूल झोंक कर बड़ी सफाई से मानव तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। जी, ज़्यादा जो स्कैम है इसी चीज़ का ही है, जो वहाँ पे जैसे एजेंसीज बनी हुई हैं और हमारे एजेंट जो इंडिया के एजेंट है उनसे कांटेक्ट है उनका और वो उनको आगे लेके जाते हैं। जिन लोगों ने हमें इंडिया से भेजा था वो भी हमारी चेन में थे, उनको भी कांटेक्ट करते थे और जो मेन एजेंट रशिया से थे हमारे,
रमेश, नाइजिल एंड मुइन। उन तीनों को भी हमने कांटेक्ट किया और बहुत कोशिश की। हमने उनको ये तक बोला कि आपको और पैसे चाहिए, हम तीनों लोग रेडी हैं देने के लिए, लेकिन कम से कम हमारे पासपोर्ट वापस दिलाओ, हमें वापस हमारे घर भेजो। वहाँ बहुत ज़्यादा रश था जहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 10-12 लोग बाहर ही खड़े हैं और मैं लेडीज़ भी थी जिनमें से। और मैंने सब बोला कि इनको जब कोई काम ही नहीं है, ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे, ऐसे खड़े हो नहीं सकते। वो रशियन ही थे सारे। बोल रहे कि नहीं ये एजेंट्स हैं और ये इनको अंदर लेके जाके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करवाते हैं। मामा का जो मित्र या जो उनके ऊपर का जो एजेंट था, जिसका नाम सुमित है, जो दिल्ली में जो बीका जिकामा पैलेस अंसाल चेंबर 2 है, उसमें 125-126 नंबर में उसका ऑफिस है। बड़ौदा बैंक है उसके सामने। उसी के माध्यम से ये लोग सभी लोग गए। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन से इलाके। अब आप पूरे भारत में तो जाल नहीं बिछा सकते हो आसानी से, तो आपको लोकलाइज करना पड़ेगा। कौन सी जगह है, यूपी में कोई जगह है, बिहार में कोई जगह है, मध्य प्रदेश में कोई जगह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके ऊपर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स आपको फैलाने पड़ेंगे। आप इसके अंदर लग गए, उसके बाद विच आर दी एरियाज जहां पर ये लाए जाते हैं रशिया के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास आपको सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे। भारत और भारत जैसे देशों के लोगों को बरगलाना और रूस की अनुबंध सेना में भर्ती कराना, ये धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के गिरोह का एक बिजनेस मॉडल है। करोड़ों रुपए कमाने का एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें हर कदम पर कमाई ही कमाई है। इस जाल में फंसे लोगों की जिंदगी भी इनकी कमाई का जरिया बनती है और मौत भी। संदीप भाजी आ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ पेमेंट ਪਈ ਆ, गोपी भाजी भी नाल ही आ, ओके आ जी। इन्होंने पैसे डलवाने शुरू कर दिए और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं देते देते कब 31,40,000 रुपए जो अमाउंट थी मैं इनको दे बैठा। ये छोटा ग्रुप नहीं है सर, ये यहाँ पे लोगों के बच्चों को उठाते हैं, वहाँ पे जाके समझो सीधा इंसानों को बेचने का काम करते हैं। ये ऐसा काम है कि इंसानों को बेच, यहाँ से भी पैसे लिए, जैसे 5.5 लाख रुपये लोगों से ले लिया तो वो भी उनको बन गया। वहाँ आगे आर्मी के साथ उनकी फिर बात होती है, आर्मी से वहाँ से आगे आर्मी से भी पैसे ले लेते हैं। तो ये लोगों का घर उजाड़ने का काम इन्होंने स्टार्ट किया है। हमारा अकाउंट शुरू में ही जब हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे हमारे एजेंट्स ने सेवियर बैंक जो थी उसमें अकाउंट खुलाया। मुझे अभी तक कोई सैलरी उसमें रिसीव नहीं हुई। बैंक में जाकर बैंक अकाउंट खुलवाएं, तो बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद हमने कहा कि जो पिन कोड होता है एक, तो पिन कोड नंबर क्या डालें, तो उन्होंने कहा जो आपकी जन्म तिथि है, सब लोग अपनी जन्म तिथि का पिन कोड डालकर और लास्ट में 1 डाल दीजिएगा, जिससे आप लोगों की आसानी हो। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने एटीएम खुलवा कर और एटीएम अपने पास रख लिए जो सुमित थे। तो उसके बाद में जब अपने पास रख लिए तो हमने बोला कि भैया हम लोगों को पैसे की ज़रूरत रहेगी तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसी से ट्रांसफ़र करिए। जितना पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आपके पास बायोडेटा रहेगा और जितना पैसा मैं निकालूंगा और आपके घर भेजूंगा तो उसका डिटेल मेरे पास रहेगी। अगर आप एटीएम दे रहे हो तो आपके घर पैसा मैं लगाऊंगा और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप बोलिए कि हम अपने स्वेच्छा अनुसार सुमित भाई को अपना एटीएम दे रहे हैं, ये हम पैसे निकाल कर हमारे घर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको क्या करोगे ये वीडियो बनाकर, ये हम अपने लिए बचने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। कोई पूछेगा इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो जवाब हमें देना पड़ेगा। हम लोगों का जब ये लोग भेज दिया था उधर लड़ाई में, उस टाइम तो मेरा संपर्क होता नहीं था। वो भी मैं जब हॉस्पिटल में आया तब संपर्क हुआ मेरे से, घर पे भी बात किया तो उस टाइम पैसा नहीं भेजा था। तो मैं सुमित को तुरंत कॉल किया, एक तो मेरे को लड़ाई पे भेजो, पैसा भी नहीं भेज रहे हो, घर पे पैसा क्या कर रहे हो मेरा। तो वो उसी टाइम वो मेरे से बोला अपना अकाउंट नंबर बता, तो मैं कुछ पैसा डाल रहा हूँ। वो मतलब मान लीजिए कि 2 महीने की सैलरी वो डाला होगा और उसके बाद पूरा पैसा वो खा लिया। जो 15 दिन की ट्रेनिंग है वहाँ पर जाने लगे हम लोग। तो उसी बीच में हम लोगों का 7 लाख रुपए आया हम लोगों के अकाउंट में। हम पूछे कि ये 7 लाख किस चीज़ के आए हैं। उन्होंने कहा कि जो इस पर आप साइन किए हैं
इसलिए आए हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको 7 लाख रुपए दे रही है। तो उसके बाद में उन्होंने पैसा 7 लाख रुपए निकाल लिए। फिर हम लोग चले गए ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद में 10 तारीख को 10 जुलाई को 30 लाख रुपए मुझे मिला था। 10 तारीख को ही मुझे दुष्यंत भाई से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे निकाल लेता हूँ, मैं सुमित भाई से कह देता हूँ और आपके घर पैसे भेज देंगे। जब तक वो 30 लाख रुपए निकाल लिए उसके बाद उनसे हमारी बातें नहीं हुई। इस 37 लाख में से पहली बार तो 40,000 रुपये उन्होंने लगाया मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि आपके घर में पैसे भेज रहा हूँ, आप फ़ोन कर पता कर लीजिए कि आपके घर पैसे पहुँचे है कि नहीं। बाकी हम लोगों का 1 महीने का 2 लाख सैलरी वो भी नहीं भेजे हैं। दुष्यंत जैसे कि वो रसिया में ही रहते हैं, उनका वहाँ पर होटल है, वो मैनेजर है सेंट पीटर्सबर्ग में। जब वो सुमित दिल्ली आ जाते थे तो दुष्यंत को ATM देकर आते थे, और जब सुमित वहाँ जाते थे तो दुष्यंत उनको ATM दे देते थे। मतलब वो दोनों लोग निकाले हैं पैसे। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैं किससे कहूँ कि मेरा पैसा कैसे मिलेगा। 1 महीने की तनख्वाह नहीं आई बाबू। पहले विनोद कहते कि जाएंगे तो जिस दिन होगा उस दिन 5 लाख मिलेगा, हम 2 लाख ले लेंगे, 3 लाख आप लोग के पास भेजेंगे। बेटा एक नए से भेटे नहीं तो 3 लाख 5 लाख से छोड़ो। पे जब हम लोग को चोट लगा था, जब कागज़ जो मिला था मेरे को, तो मेरे को नहीं पता था। एक श्रीलंका वाला मेरे को बोला कि तुम्हारा कागज़ मिला है क्या? हाँ। बोलता है तुम्हारा 30 लाख रुपए मिलेगा इसका। इसके अकाउंट में नहीं आया कोई पैसा। जो इसके अकाउंट में आया इसके एजेंट ने खाया होगा। जो एजेंट अभी मैं बताऊं आपको, ये यहाँ से डायरेक्टली चला गया, वहाँ ये हॉस्टल में भी चला गया, लेकिन इसका कोई एजेंट तो बना ही होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि ये डायरेक्टली ही चल रहा है सब कुछ, इसका डायरेक्ट तो नहीं चल रहा होगा। इसका भी कोई इसने किसी एजेंसी से मिला होगा। जो सारे ग्रुप वाले लड़के हैं उनके साथ ना स्कैम हुआ, तो ये उनके ग्रुप में ही होगा, किसी ना किसी के ग्रुप में तो गया ही होगा। और पैसे, सीधी सी बात है, पैसे भी मिले होंगे तो वो किसी रशियन ने ही खाए होंगे पैसे इसके। ऐसे तो होगा नहीं कि चलो इंडियन कोई नहीं था, कोई रशियन तो होगा ना। जब मेरे को उन्होंने एक फॉर्म दिया और उसमें लिखा हुआ था कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हम अमाउंट पे करते हैं आपको, मैंने ये क्वेश्चन किया कि तेजपाल का अमाउंट कहाँ पे है, हमारे पास तो आया नहीं, उसका अमाउंट किसने खाया? तो फिर उन्होंने बोला कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी और आपको बता दिया जाएगा कि किसके अकाउंट में इसका कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पैसे गए थे। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं और ना ही मैंने कोशिश की पैसे के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ मेरे साथ जो गए उन लोगों का पता चले। ज़हूर अहमद जो सबसे पहले बैच में हम लोग गए थे, और इस बात को लमसम 13 से 14 महीने हो चुके हैं। रशियन सोल्जर को क्या पता कि इसको तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही, ना इसकी फैमिली को पैसा भेजा जा रहा है। उसको तो ये लगा है कि ये पैसा लेके लालच में यहाँ आया है तो हम जो मर्जी करें इसके साथ। इस मामले को भारत सरकार तो गंभीरता से ले ही रही है, रूस की सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है। एबीपी न्यूज का ऑपरेशन बेटा इस मामले में 14 लोगों की तलाश में मदद कर रहा है, साथ साथ उनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने की भी कोशिश कर रहा है। जो लोग इस युद्ध में मारे गए या लापता हैं, उनके परिवार वालों को भी रूस की तरफ से भत्ता और बाकी का वेतन मिले। जो जिंदा वापस लौट आए हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, और इन्हें अपने जाल में फंसाने वाले एजेंट्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घूम घूम के थक के पहले कश्मीर में जाते रहे, अपने उमर अब्दुल्ला के पास, वो जैसे मिनिस्टर उनके पास जाते, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ से अवैसी जी को मिले हम, उन्होंने पार्लियामेंट पे भी इस पर बात उठाई थी, मेरे भाई का नाम लेके उन्होंने बोला था। One Kashmiri boy, Zahoor, no one knows about his whereabouts, and as he knows that one Baba vlogs in Dubai, Faisal Khan in Russia, Moin, Ramesh and Pushpreet, these are the main criminals sitting in Russia and one in Dubai who are misguiding our youth. लास्ट टाइम हम विदेश मंत्रालय गए, वहाँ पे उनको मिले तो उन्होंने फाइल ली, तो अच्छे से बात उन्होंने ट्रीट अच्छे से किया। फाइल ली उन्होंने ये बोला कि हम कर रहे हैं इस पे काम,
उसके बाद घूम ही रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर घूम ही रहे। मतलब ये एजेंट जो खुलेआम घूम रहे हैं, सभी लोगों को मुहरा बना करके और भेज रहे हैं, वहाँ काम दूसरा बता रहे हैं और उसी आर्मी में भर्ती करवा रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि इसमें कोई बड़े लीडर का या कोई बड़े आदमी का इसमें हाथ है, तभी तो ये लोग कर पा रहे हैं। दूतावास से भी बात होती है, वहाँ रसिया जो भारतीय दूतावास वहाँ पर है, उनसे बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए भाई, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अभी वहाँ के जो है कमांडर जो है कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। एक एजेंट को बुलवाया अपने पास और पैसे देने के बहाने उसको पकड़ा, तो मगर उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको ये कह के छोड़ दिया कि आपने इसको कैसे पकड़ा हुआ है। शुरू से ही जो मेरे हिसाब से उसी टाइम पुलिस को, पंजाब पुलिस को पैसे जा चुके थे। सबको पता है कि एजेंट्स कौन है जो ये चीज़ें भेजते हैं, तो सबसे पहले तो पुलिस की ये जो जिम्मेवारी बनती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिम्मेवारी से हट रहा है। दुनिया में पॉवर्टी जो है वो एक ड्राइवर है इस चीज़ की। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो अपना। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जो सरकार ने बनाया था, कई सालों से, अब करीबन 40 साल से ये संस्था चल रही है, पर 40 साल में कमी नहीं आई ये इलीगल माइग्रेशन की और टेम्पटेशंस की। इंटेलिजेंस नेटवर्क से ऑटोमेटिकली ये चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हैं, और ये एक सिंगल नेटवर्क से नहीं होता कि मतलब भारत का नेटवर्क हो, दिस हैज टू बी एन इंटरनेशनल नेटवर्क। मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशंस को इसको एक बड़े तौर पर लोगों को समझाने के लिए, इसको नकारा करने के लिए अपनाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज के स्पेशल टास्क में ऑपरेशन बेटा के जरिए हमने देश के उन 14 लोगों को खोजने की मुहिम छेड़ी जो पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन युद्ध में मिसिंग हैं। किसी के बदनसीब मां बाप, किसी की बिलखती पत्नी, तो किसी के बेजार भाई अब भी अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। भारत हो या रूस, दफ्तरों में भटकते भटकते इनके हौसले बेशक कमजोर हो रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद अब भी नहीं टूटी। ऑपरेशन बेटा तब तक जारी रहेगा जब तक इन परिवारों को उनके अपनों से मिला ना दे और इन्हें इंसाफ दिला ना दे।